अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस एंड एम। मैं हूं मोहम्मद मुनीब आज़म और आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ये देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो टिश्यूज़ हैं वो हमने दो तरह से उनको क्लासीफाई किया था। एक को हमने एक्साइटेबल सेल्स कहे थे और एक को हमने नॉन एक्साइटेबल सेल्स कहा था। एक्साइटेबल सेल्स जो उनसे हैं वो हमारे पास नर्व सेल्स थे जिनको हम न्यूरॉन्स भी कह रहे थे, न्यूरॉन्स मिलकर नर्व सेल्स बना रहे थे। वो जो है वो हमारे पास एक्साइटेबल सेल्स थे। ये हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो हमारे पास नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं या नॉन एक्साइटेबल ग्लियल सेल्स हैं जो कि नर्व सेल को सपोर्ट फ्राहम करते हैं उसके काम के लिए। तो बेसिकली अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात लिखें तो न्यूरोग्लियल सेल हमारे पास एक तो सपोर्टिव सेल है और दूसरा ये हमारे पास नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। नॉन एक्साइटेबल सेल्स का मतलब है कि नर्व सेल एक्साइटेबल है, इसकी वजह यह है कि वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल को सपोर्ट फ्राहम करते हैं, ना कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको नॉन एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें जो कि डिफरेंशिएट करता है नर्व सेल से, इसको नर्व सेल हमारे पास डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स में कि ये कैपेबल है डिवीजन के लिए। दे कैन डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। न्यूरोग्लियल सेल्स थ्रू आउट द लाइफ जो है वो हमारे पास डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया न्यूरोग्लियल सेल्स का। ये एक सपोर्टिव सेल है, किसको सपोर्ट करता है? नर्व सेल को सपोर्ट करता है उसके फंक्शन के लिए, जस्ट इसका सिर्फ यही काम है यहाँ पर। और दूसरा ये कि ये नॉन एक्साइटेबल है क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकता। और तीसरा ये दे कैन डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। ये भी न्यूरोग्लियल सेल्स को नर्व सेल से डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा अगर हम न्यूरोग्लियल सेल्स की डिवीजन की बात करें या टाइप्स की बात करें, तो इसकी क्लासिफिकेशन करें तो हम इसको तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कहते हैं, जो पहला न्यूरोग्लियल सेल्स है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा एपेंडिबल सेल्स और चौथा हमारे पास माइक्रोग्लियल सेल्स। तो ये हमारे पास चार टाइप्स होती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एस्ट्रोसाइट्स की, तो एस्ट्रोसाइट्स लार्जेस्ट होते हैं। जितने भी हमारे पास चारों के चारों न्यूरोग्लियल सेल्स में सबसे बड़ा जिनका साइज होता है वो हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। दूसरा लार्जेस्ट भी होते हैं और ये सबसे ज्यादा तादाद में भी पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं इसको ग्रेटर इन नंबर। साइज भी इनका लार्ज है और दूसरा ये कि इनके नंबर भी यानी इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स की अगर शेप की बात करें तो ये हमारे पास स्टार शेप के होते हैं। तो तीनों चीजों की बात कर ली हमने। इसके साइज की बात करें तो लार्जेस्ट है, अगर इसके नंबर की बात करें तो ग्रेटर इन नंबर है, और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो स्टार इन शेप। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स की आ गई। अब अगर इनके वर्किंग की बात करें कि ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका क्या वर्क है, ये क्या चीज परफॉर्म करता है, तो उसकी बात करें तो इसके लिए हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा कि ये अपना वर्क कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये हमारे पास है एक न्यूरॉन। ये मैंने एक न्यूरॉन ड्रॉ किया है, ये उसका एक्सोन है और ये उसकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी से हमें पता है कि डेंड्राइट्स निकलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास ये है हमारे पास ब्लड वेसल्स, जिसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है। ब्लड वेसल्स के ऊपर ये जो हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो लिपटे होते हैं इस तरीके से। अगर ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है तो इसके ऊपर इस तरीके से
हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स लिपटे होते हैं, सराउंड किया होता है ब्लड वेसल्स को। इसके बाद इसकी ये जो सी प्रोसेसेस निकली होती हैं इनको हम फुट प्रोसेसेस कहते हैं। ये जो आपको प्रोसेसेस नजर आ रही हैं इनको हम फुट प्रोसेसेस कहेंगे। फुट प्रोसेसेस जो सी है वो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से जो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं उनके साथ कनेक्शन बनाती है, उनके साथ कनेक्शन बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स में ब्लड जा रहा है, जो ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है, सबसे पहले तो ब्लड की जो आउटर कवरिंग है ये, और दूसरे नंबर पर ऊपर क्या आ रहा है, एस्ट्रोसाइट्स। ये दोनों चीजें ब्लड को न्यूरॉन से अलग कर रही हैं। यानी न्यूरॉन और ब्लड के दरमियान जो हमारे पास बैरियर आ रहा है वो दो चीजों का आ रहा है। एक तो ब्लड वेसल्स की अपनी जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स। ये दोनों चीजें ब्लड को न्यूरॉन से या नर्व सेल्स से अलग कर रही है। अब ये जो कनेक्शन बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन बनता है इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि एस्ट्रोसाइट्स जो है फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। ट्रिपल बी से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका क्या मतलब है, यानी ब्लड और ब्रेन, ब्रेन से मराद यहां पर हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। इन न्यूरॉन और ब्लड के दरमियान जो बैरियर बनाता है वो हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स बनाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये, इसको हम बैरियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एज अ सिलेक्टिव बैरियर काम करता है। हमें पता है कि हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं हम, वो जाके हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद सेल, बॉडी के हर सेल तक जो है वो न्यूट्रिशन पहुंचती है थ्रू ब्लड। अब जितने भी हमारे पास सेल हैं, क्योंकि हमें न्यूरॉन्स का भी पता है, न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल्स हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन क्योंकि एक सेल्फ एक सेल है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो ये न्यूट्रिशन कहां से आएगी, ब्लड से। बट ब्लड और न्यूरॉन के दरमियान हमारे पास आ गए एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स एज अ सिलेक्टिव बैरियर काम करेंगे। वो कुछ चीजों को ब्लड से न्यूरॉन्स में जाने देंगे और कुछ चीजों को ब्लड से न्यूरॉन में नहीं जाने देंगे फॉर द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए एज अ सिलेक्टिव बैरियर ये काम करते हैं। कुछ चीजें जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड सोल्युबल सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल। जो अल्कोहल है उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। इसकी वजह भी यही है कि वो एब्जॉर्ब होने के बाद बहुत जल्दी से इफेक्ट करता है न्यूरॉन्स को, क्योंकि ये सिलेक्टिव बैरियर यानी एस्ट्रोसाइट्स उसको बहुत जल्दी से पास आउट होने देता है ब्लड से न्यूरॉन्स की तरफ। बट कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जैसे कि कुछ ड्रग्स, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह, वो जो है वो इस बैरियर से या तो बहुत स्लोली गुजरते हैं या फिर गुजर ही नहीं पाते। तो इसलिए ये एज हमारे पास सिलेक्टिव बैरियर काम करता है। न्यूरोग्लिया की दूसरी टाइप है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करें तो ये स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स। इनका साइज और इसका नंबर भी स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स होता है। एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोग्लियल सेल्स में सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा इन नंबर जो है वो हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहां पर भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे वो क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगे। और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की लोकेशन क्या होगी, जैसा कि हमने एस्ट्रोसाइट्स की बात की थी कि जहां पर हमारे पास ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी वहां पर हमारे पास न्यूरोग्लिया की पहली टाइप एस्ट्रोसाइट्स पाई जाएगी। जहां पर हमारे पास सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन की, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, एक तरफ एक्सोन है और दूसरी तरफ हमारे पास सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी के ऊपर ये क्लस्टर की फॉर्म में हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर फाउंड इन क्लस्टर around the cell bodies। अराउंड दी सेल बॉडी हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का हमारे पास अब काम क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बेसिकली मेंटेन करता है माइलिन को। अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूरॉन का, तो हमने उसमें बात की थी कि न्यूरॉन हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं।
माइलिनेटेड भी होता है, और एक्सोन जो है हमारे पास माइलिनेटेड भी होता है और अनमाइलिनेटेड भी होता है। माइलिनेटेड की जब हमने बात की थी तो श्वान सेल्स की जो सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास फैटी सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम माइलन कहते थे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या है, माइलन को प्रोड्यूस करना और माइलन को मेंटेन करना। तो हम कह सकते हैं दे मेंटेन माइलन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये हमारे पास माइलन, जिसको हम फैटी सब्सटेंस कह रहे हैं, उसको मेंटेन करने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो न्यूरोग्लिया की तीसरी टाइप है वो है एपेंडिमल सेल्स। अपेंडिमल सेल्स की बात करें तो अपेंडिमल सेल्स ये हमारे पास ब्रेन के अंदर जो सा ना वो हमारे पास इंटर कलेक्टेड 4 होलो कैविटीज होती है जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। इनको हम अगली वीडियोस में डिटेल से स्टडी भी करेंगे। वेंट्रिकल की जो हमारे पास इनर लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग जिसको कहते हैं, वो हमारे पास एपेंडिमल सेल्स की बनी होती है। तो इसके इंट्रो की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें यही लिखेंगे, फॉर्म epithelial lining of ventricles of brain। ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं उसकी एपिथेलियल लाइनिंग हमारे पास एपेंडिमल सेल्स की बनी होती है। अब एपेंडिमल सेल्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर एपेंडिमल सेल्स और हमारे ब्रेन को जिस टिश्यू ने कवर किया होता है उनको हम जो है मेनेंजिस कहते हैं। मेनेंजिस में जो सबसे इनर मेनेंजी होती है उसको हम पिया मैटर कहते हैं। पिया मैटर और एपेंडिमल सेल्स मिलकर हमारे पास एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोइड प्लेक्सिस। क्रोइड प्लेक्सिस का काम क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करना। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन में भी पाया जाता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की कैविटीज में भी पाया जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑब्वियसली ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है और प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और अगर स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा में है तो वर्टिब्रल कॉलम में है तो वो वहां पर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो एपेंडिमल सेल्स की अगर बेसिकली हम बात करें तो दे कैन प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हम इसमें लिख सकते हैं दे प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF। ये है हमारे पास एपेंडिमल सेल्स। तीसरी टाइप हमारे पास इसमें चौथी टाइप न्यूरोग्लिया की है जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स हमारे पास लीस्ट इन नंबर और इनका स्मॉलेस्ट साइज होता है। सबसे लार्जेस्ट साइज हमने बात की थी एस्ट्रोसाइट्स की, और लार्जर इन नंबर जो है वो भी एस्ट्रोसाइट्स है, बट स्मॉलेस्ट इन नंबर और सबसे छोटा साइज जो है वो हमारे पास माइक्रोग्लियल सेल्स का है। तो हम इसमें लिखेंगे स्मॉलेस्ट इन साइज एंड इन नंबर। ठीक है, ये है माइक्रोग्लियल सेल्स। अब माइक्रोग्लियल सेल्स का हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम क्या होता है। माइक्रोग्लियल सेल्स जो है क्या था यार, प्रोटेक्टिव के लिए फैगोसाइटो। माइक्रोग्लियल सेल्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम क्या होता है, ये एज अ फैगोसाइटिक जो है वो सेल्स अपना काम सर अंजाम देते हैं। फैगोसाइटोसिस का हमें पता है कि जितनी भी हमारे पास फॉरेन बॉडीज जब बॉडी में एंटर होती हैं तो फैगोसाइटोटिक सेल्स जो उनसे होते हैं वो फैगोसाइटोसिस के जरिए उसको इनगल्फ कर लेते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो फैगोसाइटिक सिस्टम होता है वो सारे का सारा माइक्रोग्लियल सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। माइक्रोग्लियल सेल्स ही फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं फैगोसाइटोटिक सेल्स। ये फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं। कोई भी अगर फॉरेन
ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेन में जाएगा, तो ये उसको फैगोसाइटोसिस करके उसको वहां से रिमूव करेंगे, इनगल्फ करके उसको रिमूव कर देंगे। तो ये थे हमारे पास 4 तरह के नॉन एक्साइटेबल सेल्स, जिसको हम न्यूरोग्लियल सेल्स कह रहे थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यूरोग्लिया और उसकी टाइप्स। 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।